देखो, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि इस वीडियो में मैं आपसे इस पोएम की समरी वमरी डिस्कस नहीं करने वाला हूं, क्योंकि इससे पहले मैं 2 से 3 वीडियोस बना चुका हूं जिसके अंदर मैंने इस पोएम की समरी डिस्कस कर ली है। इस वीडियो में हम लोग इस पोएम को ढंग से एनालाइज करेंगे दोस्तों, एनालिसिस करेंगे, जो आपसे पहले मैंने किसी भी वीडियो में इतना अच्छे से एनालिसिस नहीं किया है। सबसे पहले तो आपको कॉपी और पेन निकाल लेना चाहिए और नोट कर लेना चाहिए कि ये एक मॉक एपिक है और मॉक हेरोइक पोएम है। देखो, मैं आगे इस पोएम को मॉक एपिक या मॉक हेरोइक बोलूंगा, मैं इसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि इसका नाम लेने से मुझे काफी नुकसान है। देखो, ये जो पोएम होती है ना मॉक एपिक, इसको डेवलप किया गया था सटायर करने के लिए, सटायर्स करने के लिए। और किसने डेवलप किया था? क्लासिक राइटर्स ने। लेकिन सबसे ज्यादा यूज इसका किस एज में किया गया? पोप की नियो क्लासिकल एज के अंदर। दूसरे शब्दों में अंधाधुन यूज हुआ था। अब जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं उसको आप नोट करते हुए चलो। सबसे पहले तो इसका फर्स्ट वर्जन जो पब्लिश हुआ था वो 1712 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1712 में। और उस वक्त इसमें 2 कैंटोस थे। कितने कैंटोस थे? 2 कैंटोस थे। और फाइनल वर्जन जो पब्लिश हुआ था इसका 2 साल बाद 1714 में, 1714 में पब्लिश हुआ था। और उस वक्त इसमें कितने कैंटोस थे? 5 कैंटोस थे। कितने कैंटोस थे? 5 कैंटोस। पूछ सकते हैं कि फाइनल वर्जन में इसके कितने कैंटोस थे? 5 कैंटोस थे। ये कैंटोस क्या होता है, अब आप ये पूछोगे। देखो, कैंटोस वैसा ही होता है जैसे ड्रामा के अंदर एक्ट्स होते हैं, वैसे ही पोप ने इस वर्क को ढंग से सिस्टमैटिकली लिखने के लिए, सफाई से लिखने के लिए कैंटोस बनाए थे। ये कैंटोस ड्रामा में जैसे एक्ट्स होते हैं ना, वैसे ही इस पूरी पोएम को बांटते हैं। अब आपको एक चीज नोट करते हुए चलनी चाहिए कि ये जो पोएम लिखी गई है, ये लिखी गई है किसी रियल इंसिडेंट को बेस बनाकर। यानी जैसा इस पोएम के अंदर होता है वैसा रियल लाइफ में कहीं पर हुआ था। 2 फैमिलीज थी जिनके बीच में एक छोटी सी बात को लेकर के दूरियां बढ़ गई थी। तो पोप ने ये सटायर लिखकर उन पर कमेंट किया है, एक तरीके से उनका मजाक बनाने की कोशिश की है कि इतनी छोटी छोटी बातों पर आप लड़ रहे हो जिनका कोई मतलब नहीं है, शायद उनकी दूरियां कम करने के लिए। अब देखो, इसको मजाकिया बनाने के लिए सीरियस डायलॉग्स का पोप ने ऐसे यूज किया है जैसे लड़ाई 2 फैमिलीज के बीच में नहीं हो रही है, बल्कि ग्रीक्स और ट्रोजन्स के बीच में जो लड़ाई हुई थी ना, ग्रेट वॉर, सेम टू सेम वैसे डायलॉग्स का यूज किया है। एक एपिक की तरह ही लिखने की कोशिश की है। शुरू में म्यूसेस को याद करना, जो मेन कैरेक्टर है उसका अच्छे से डिस्क्रिप्शन देना, और भी बहुत सारे ग्रेट डायलॉग्स बोलना। एक तरीके से ऐसा लगता है कि एपिक ही शुरू होने वाला है। शुरू में जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको सेम टू सेम ऐसे लगेगा जैसे पैराडाइज लॉस्ट के बाद में इंग्लिश लिटरेचर में कोई ग्रेट एपिक आ गया। लेकिन अंदर जब हम घुसते हैं तो हमें पता चलता है ये तो कुछ और ही है। एक तरह से पोप ने अपने टाइम के एरिस्टोक्रेट्स यानी कि पैसे वाले लोगों पर कमेंट किया है, उस सोसाइटी पर कमेंट किया है कि बाहर से जो सोसाइटी इतनी खूबसूरत लगती है, अंदर उसके कैसे लोग हैं, इतनी छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। जैसे आप कहानी की प्रोटैगनिस्ट देखो, बेलिंडा, जो दिखने में इतनी खूबसूरत है और अपनी खूबसूरती को लेकर इतना पागल है कि अपनी कर्ली बालों की लटों के खो जाने पर वो इतना तिलमिला उठी। और बैरन, जिसने लट काटी थी, वो भी ऐसे जीत की सी फीलिंग ले रहा है उसकी लट काटने के बाद में दोस्तों। और ये सब आगे चल के और ज्यादा बेवकूफी भरा हो जाता है जब आसपास के लोग आपस में लड़ने लगते हैं एक छोटी सी लॉक को लेकर, एक छोटे से बालों की लटों को लेकर। और आगे हमें पता चलता है कि बैरन, जिसने वो लट काटी थी, उसके पास वो लट है ही नहीं। और ज्यादा बेवकूफी भरा सीन तब होता है जब पता चलता है कि वो लट ऊपर आसमान में तारा जाकर बन गई। देखो दोस्तों, पोप ने जैसे इस एपिक को चालू किया ना, हेरोइक कपलेट्स का यूज करके, म्यूज को याद करके, अंडरवर्ल्ड की बातें करके, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को शामिल करके, जैसे बहुत ग्रेट एपिक चालू होने वाला है। आप देखो, बेलिंडा जैसे तैयार होती है, ऐसे लगता है कोई ग्रेट हीरो कोई वॉर के लिए लड़ने जा रहा है। अब आप ये कहोगे कि लिखना था तो कुछ सीरियस ही लिख लेते, एपिक ही लिख लेते। ऐसा वर्क लिखने के लिए पोप ने इतनी मेहनत क्यों की? और लिख लिया तो कैसे लिख लिया? तो दोस्तों, मैं आपको कहूंगा कि आप इस मायने में पोप की इंटेलिजेंस पर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि पोप काफी लंबे टाइम से ग्रीक और लैटिन वर्क्स को ट्रांसलेट करते हुए आए थे। यहां तक कि उनके वर्क के सारे राइटर्स पोप के ट्रांसलेशंस को पढ़ते थे। जॉन कीट्स को आप और मैं सब पढ़ते हैं। आपको पता है, जॉन कीट्स भी उनकी ट्रांसलेशन करते थे। तो शायद उस एज में पोप से बेटर तो क्लासिकल राइटर्स को किसी ने नहीं पढ़ा था। उस एज के राइटर्स ही जब पोप की ट्रांसलेशन को पढ़ रहे हैं, तो पोप की एक्सेलेंस पर सवाल कैसे उठाया जा सकता है? अब देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि ऐसा लगता है जैसे अलेक्जेंडर पोप अपने कैरेक्टर्स की तुलना या फिर अपने कैरेक्टर्स का कंपैरिजन डायरेक्टली क्लासिकल राइटर्स के कैरेक्टर्स से कर रहे थे। जैसे कि आप देखो, कहानी की शुरुआत में ही आपको बेलिंडा अपनी ड्रेसिंग टेबल के पास में ऐसे तैयार होते हुए मिलेगी जैसे कोई ग्रेट वॉर हीरो अपनी लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है, और उसके पास में एरियल आकर के उसको ऐसे संकेत दे रही है जैसे बहुत भयानक चीज होने वाली है। और पोप ने बड़ा चालाकी से एंड में क्लैरिसा की स्पीच को ऐड करके ये बताने की कोशिश की है कि ब्यूटी इतना मायने नहीं रखती। क्लैरिसा जो लास्ट में बेलिंडा को बोलती है कि तुम एक बाल की लट के लिए ऐसे रो रही हो, कितनी भी करली और कितनी भी सीधी लटें बना लो, एक दिन सारी ब्राउन हो जाएगी। और जो आसमान में तारा बन गई ना, जो लट जाकर, वो तारा भी एक दिन ब्राउन हो जाएगा। सिर्फ जिंदा रहेगी तो ये कविता जो पोप ने लिखी थी। अब दोस्तों, यहां पर देखो, हम इस पोएम में जेंडर इक्वालिटी की थोड़ी बात करते हैं। यहां पर इस पोएम के एंड में क्लैरिसा के मुंह से इतनी समझदारी वाली बातें करवाकर यहां पे पोप ने साबित कर दिया कि जहां पर समाज में एक तरफ बेलिंडा जैसी औरतें होती हैं जो अपनी खूबसूरती को लेकर इतना पागल होती है कि उन्हें अपनी खूबसूरती के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है,
और अगर कोई उनकी खूबसूरती पर हमला कर दे तो वो खुद पर हमला मानती है उस चीज को। और दूसरी तरफ क्लैरिसा जैसी औरतें भी होती है जो इतनी समझदारी वाली बातें करती है। अब दोस्तों ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये उस एज में बात की गई थी जिस एज में औरतों को बेवकूफ समझा जाता था। वहीं पर बैरन जैसे आदमी भी होते हैं जो औरतों की लट काट काट कर, बालों की लट काट काट कर खुद को न जाने क्या समझते हैं। जिस समय में अलेक्जेंडर पोप लिख रहे थे ना द रेप ऑफ द लॉक, उस समय को ऑगस्टन एज कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में। एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि साबित करो किस तरह से ये पोएम उस समय का आईना दिखाती है। तो साबित तो मैं इस वीडियो में कर ही दूंगा और आपको याद भी करवा दूंगा कि किस तरह से ये पोएम जो है उस समय का आईना थी। देखो, जो कुछ भी इस पोएम में, इस एपिक में आपको दिखता है, ये समझ लो कि वो सब कुछ उस समय की डिमांड थी। उस वक्त इंग्लैंड की रानी होती थी, क्वीन होती थी, क्वीन एन। उनके राज में आदमियों को अपने फिजूल खर्ची पर कंट्रोल नहीं था, क्योंकि फैशन का उस समय के लोगों पर खूब प्रभाव था। औरतें भी हमें इसमें पीछे नहीं नज़र आती, बल्कि कहूँ तो 2 कदम आगे ही थी आदमियों से। पोप के टाइम पर ही एक राइटर हुए थे जोसेफ एडिसन, आपने नाम सुना होगा। द स्पेक्टेटर नाम का एक फेमस जर्नल शुरू किया था उन्होंने, पोप के बाद के थे वो, जिसमें उन्होंने लिखा कि किस तरह से शरीर के ऊपरी हिस्से से कपड़े गायब होते जा रहे हैं और नीचे की पोशाक बड़ी होती जा रही है। औरतें घंटों घंटों अपने बाथरूम में बैठकर, ड्रेसिंग के सामने बैठकर पफ और पाउडर लगाती रहती हैं। उस टाइम की एक एवरेज औरत की आधी ज़िंदगी कपड़े पहनने, घूमने फिरने और चाय चुक्कड़ पीते कटती थी, कॉफ़ी पीते हुए कटती थी। क्लब, कॉफ़ी हाउसेस में जवान लड़के टाइम पर पहुंच जाते थे और वहाँ पर सिर्फ एक ही काम होता था इन सब का, फ्लर्टिंग। ये सब करने के लिए उनकी हेल्प करते थे उस वक्त के फ्रेंच रोमांस। जवान लड़के और लड़कियाँ दोनों ही फ्रेंच रोमांस पढ़ते थे और वही चीज़ें अपनी ज़िंदगी में वो अप्लाई करते थे। तो वही सब पोप ने अपने एपिक में दिखाया है। एक लेस्ली स्टीफन नाम के फेमस क्रिटिक हैं, उन्होंने लिखा है, नो राइटर रिफ्लेक्ट सो क्लियरली एंड कम्प्लीटली द स्पिरिट ऑफ हिज ऑन डे एज पोप डज। कोई तो वजह होगी जो रेप ऑफ द लॉक को पढ़कर लेस्ली स्टीफन ने ऐसा लिखा। बेलिंडा जो थी इस कहानी की हीरोइन रेप ऑफ द लॉक की, वो उस वक्त की ऐसी औरतों को रिप्रेजेंट करती है जिनको छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कैसी छोटी चीज़ों से कि उनके फैशन पर अगर कोई हमला कर दे, उनके फेस पर, उनके बालों पर जो उन्होंने सजा धजा रखा है, तो वो खुद पर हमला मानती है उन चीज़ों को। उस वक्त की एक एवरेज लड़की की लाइफ क्या है, बेलिंडा की लाइफ क्या है, वो किस तरह से अपना पूरा दिन बिताती है, उसके पास दिखाने के लिए सिर्फ अपनी खूबसूरती है जिसमें उसका कोई रोल नहीं है, कुदरत ने उसे बख्शी है। दिलफेक आशिक उसके चारों तरफ मंडराते रहते हैं और वो चुलबुली लड़की सभी पर अपनी मुस्कुराहट फैलाती रहती है, मगर देती किसी को नहीं, अपना दिल। लेकिन अकेले में हमारे पोप को पता है, किसी और को पता ना हो, लेकिन हमारे पोप को पता है कि कैसे कोई लड़का इनको पसंद आ जाता है किसी रात की पार्टी में, तो उसी के सपने देखती रहती हैं। हाल वही था जो जेन ऑस्टन की प्राइड एंड प्रेजुडिस में था। जेन ऑस्टन ने भी अपनी प्राइड एंड प्रेजुडिस में जैसा दिखाया है कि ऐसी लड़कियों की सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि शादी अगर अच्छी जगह होगी तो अच्छा पैसा मिलेगा। इसलिए रात रात भर बाहर पार्टीज़ में रहकर बेलिंडा जैसी लड़कियां सुबह नहीं बल्कि दोपहर को अपनी सुबह समझती थी, अपने बिस्तर से उठती थी। उनका झबरा कुत्ता भी उन्हीं के साथ में उठता था और उठकर भी बेलिंडा का सबसे इम्पॉर्टेंट काम था खुद को संवारना। बाल अगर ठीक से सेट नहीं हुए तो ऐसा लगता था जैसे उसे करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। जिस जगह पर बेलिंडा की बाल की लट काटी गई ना दोस्तों, वो जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो थी हैम्पटन कोर्ट, जहाँ पर बेलिंडा की लट काटी गई बालों की। यहाँ इंग्लिश क्वीन एन का महल है, हैम्पटन कोर्ट, जो उस वक्त की रानी थी, मैंने आपको बताया, जिसके अंडर सब लोग इसी तरीके की चीज़ें करते थे। जहाँ लॉर्ड्स और लेडीज़ जमा होते थे हैम्पटन कोर्ट में और क्वीन एन के साथ बैठकर चाय चुक्कड़ पीते थे और बातें करते थे, सलाह लेते थे। पोप यहाँ पर मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, हेयर दाओ क्वीन एन हुज 3 realms obey,
3 realms does sometimes council take and sometimes tea। यानी आपका ये महल क्वीन एन जो जंगल और नहरों से इतना खूबसूरती से इतना पैसा खर्च करके बनाया गया है सिर्फ लॉर्ड्स और लेडीज़ के चाय पीने और सलाह लेने के लिए। मतलब ये वही महल है जिसमें बेलिंडा और उसके दोस्त बैठकर ताश खेलते हैं, चाय की चुस्कियाँ कॉफ़ी की चुस्कियाँ भरते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है किस तरह से पोप का ये मॉक एपिक उस वक्त का मिरर है। वहीं लॉर्ड पैट्रे जैसे लोग, बेलिंडा की तो बात कर ली, लॉर्ड पैट्रे जैसे लोग जिनके पास औरतों में घुसने और उनकी फ्लर्टिंग करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। इन लोगों को देखकर वो कहावत मुझे सच सी लगने लगी है। उस समय के ये जवान लोग तुतलाकर बोलते थे ताकि क्यूट लगे। ये लोग अपनी बीमारी का बहाना बनाकर अपनी महंगी रज़ाइयों में पड़े रहते थे ताकि लोग शाम को उनका हालचाल पूछने आए और उनके महंगे गाउन को देखें। यहाँ पोप कहते हैं कि जब भी गोरे लोगों को कोई नई ड्रेस खरीदनी होती थी, उनको कोई नई बीमारी हो जाती थी। तो इस तरह से रेप ऑफ द लॉक उस वक्त की समाज का आईना है कि किस तरह से बेकार होते थे उस वक्त के लोग। कुछ काम नहीं होता था और बस यही चीज़ें करते फिरते थे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से इस पोएम को डिस्कस करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, हेल्पफुल होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।